मैंने एक मोटा मोटा आंकलन किया था 2014 के जो नंबर्स थे, उसमें जो 3 और पार्टियां हैं, सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल, उनके नंबर्स को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 5.5 लाख वोट आते हैं। आप जैसा कि जानते हैं अब ये तीनों पार्टियां जुड़ गई हैं, एक महागठबंधन में जुड़ गई हैं। क्या लगता है आपको? गठबंधन का अंक गणित जमीन पर नहीं चलता है। अगर उनका अंक गणित न होता तो शायद लोकदल पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा ना होता। उनको उम्मीद है कि शायद गठबंधन से उनको कुछ वोट मिलेंगी, और ये बात जरूर है कि उनको पहले से ज़्यादा वोट मिलेंगी, इसमें कोई मुझे ज़्यादा नहीं लगता नहीं। लेकिन बागपत की जनता ये मानती है कि बागपत में अगर सुशासन चाहिए, बागपत में अगर विकास चाहिए, बागपत में अगर बेरोजगारी मुक्त बागपत का निर्माण करना है तो उनको भारतीय जनता पार्टी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। मजबूरियों से समझौते नहीं होते। समझौते तब होते हैं अगर आप दिल में जगह बनाएं। तीनों पार्टी के वर्कर्स की ये डिमांड थी, तो ये ऐसा नहीं है कि ऊपर हम और अखिलेश जी और मायावती जी ने ही फैसला लिया हो। नीचे से जब इस तरह का फीडबैक हमें मिल रहा था, क्या कि साथ अगर मिलेंगे, बिकॉज तीनों ही जो वोट बैंक्स हैं या तीनों जो हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने आप को सरकारी तंत्र के से बाहर मानते हैं, मुख्यधारा से बाहर हैं, और अगर राजनीतिक रूप से हम सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। तो हम लोग जो बचपन में एक मुहावरा पढ़ते थे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये तो कुनबा, ये उनके अस्तित्व का प्रश्न है। अगर वो साथ में उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इस अस्तित्व को बचाने के लिए लोग साथ में आए हैं। एक गठबंधन को ठगबंधन को, जिसको आप कहना हो आप कह सकते हो। इनके जितने नेता पुरानी देखिए, आप मीडिया के लोग हो, आप ये देखिए, पहले उसमें जो है पिछले सालों में या एक दूसरे को जेल में डालने की बात करते थे, एक दूसरे को गाली देते थे कि नहीं देते थे। क्या आज इनके दिल मिल जाएंगे क्या? अरे अगर इनके मिल भी गए, क्या इनके कार्यकर्ताओं के मिल जाएंगे क्या? उत्तर प्रदेश में 4 उपचुनाव हुए हैं और चारों के नतीजे आप देख लीजिए। यही सवाल उस समय किए जा रहे थे कि ये तो बहुत जल्दबाजी का फैसला है, निर्णय है, और एक दूसरे के वोट बैंक तब्दील नहीं होंगे। जहाँ तक जाति की बात है, आपने देखा है देश के प्रधानमंत्री खुद कभी पिछड़े जाति के बन जाते हैं। तो आप भी फिर उनसे अलग नहीं है? हमारे पार्टी में कोई किसी भी जाति को लेकर के कहीं कोई संगठन नहीं बनाया। उपचुनाव और लोकसभा चुनाव को एक जैसे कैसे देखा जा सकता है? नहीं, अगर आपका सवाल ये है कि क्या हमारी पार्टी, तीनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में तालमेल बना सकते हैं कि नहीं, आपका कहना है बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रमाण है, हमने किया है, और वो तब किया है जब बहुत कम समय मिला था। मतलब कि किसी के भी जहन में सवाल उठेगा कि कैसे लोग मान ले कि जो 2 नेता मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव और मायावती भी कुछ हद तक लड़ रहे हैं, एक दूसरे को जेल डालने की बात करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ इतने कटाक्ष शब्द इस्तेमाल करते हैं, आज वो लोग गले मिल रहे हैं और उन सबको एक मंच पे देखा जाए और लोग सोचे हाँ ये सब बहुत एक साथ काम कर सकते हैं। राजनीति में कोई पहली बार नहीं हो रहे अलायंसेस। आप जो हमें कह रहे हैं कि महामिलावट है या ठग बंधन है या इस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल जो लोग हमारे लिए कर रहे हैं, उन्हें भी याद रहना चाहिए कुछ 35-36 पार्टियों को साथ लेकर वो भी चल रहे हैं। वो भी कोई अकेले शेर की तरह जंगल में नहीं दहाड़ रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स का एक असूल है। और पॉलिटिक्स में कभी पत्थर पे लकीरें नहीं बनाई जाती। जब तक पार्टियां, संगठन अपने विचारधारा को लेकर अडिग हैं और अटल हैं, तो ये पॉलिटिकल कंपल्शंस के तहत समझौते किए जाते हैं। क्योंकि अभी आप बागपत की बात कर रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं जयंत चौधरी यहाँ से लड़ रहे हैं, उनका अनाउंसमेंट हुआ था। वो भी जाट बिरादरी से हैं, हाँ, आप भी जाट बिरादरी से हैं, उनके ख़ानदान की एक लेगेसी है यहाँ पर। अगर जाट बिरादरी का वोट बढ़ता है, अगर ये स्प्लिट होता है, तो आपको नहीं लगता उनको फ़ायदा होगा? मैं कहता हूँ जिस जाति की आप बात कर रहे हो, जिस बिरादरी की बात कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं को बहकाया नहीं जा सकता। बहुत सालों तक बहकाते रहे, दशकों तक बहकाते रहे, भावना के नाम पर उनको जो बहकाते रहे। यहाँ के युवा जो हैं वो भावना के साथ नहीं, वो भविष्य के साथ जा रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। भविष्य, जो युवा वोटर है वो आगे की तरफ देख रहा है, भविष्य की तरफ देख रहा है, नौकरी की तरफ देख रहा है। मैं इस बिरादरी की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इस बिरादरी की कर्म, उनके परिवार से जो लोग हैं, ये बिरादरी उनकी कर्मभूमि रही है, चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है। अब वो आए हैं एक जोश के साथ। आपको नहीं लगता कि उनके खड़े होने से यहाँ से किसी तरह का आपकी बिरादरी का वोट और पूरा वोट? आप मुझे देखिए अनुभव जी, आप उनसे एक प्रश्न पूछना, वो अपने पिताजी का नाम नहीं लेते हैं,
कि उनके पिताजी ने क्या किया, उनके पिताजी की लेगेसी क्या है, अपने बाबा का नाम लेते हैं। क्यों? क्या पिछले 30 वर्षों के अंदर पिताजी ने कुछ किया नहीं क्या? क्यों पार्लियामेंट के अंदर बोले नहीं? क्या कारण है उसका? तो यहाँ केवल देखिए, हमारी पार्टी ये कोई जाति की पॉलिटिक्स नहीं करती है। वो किसी भी जाति के, किसी भी बिरादरी के लोग हों, जो उनको सुशासन दे सकता है, जो उनको भविष्य बना सकता है, वो उसके साथ हैं। जितनी मिल लग रही है ना, ये चौधरी अजीत सिंह जी ने जब इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, डी लाइसेंस करके पहले 40 किलोमीटर पे मिल लगती थी, वो दूरी उन्होंने घटाई, 25 किलोमीटर करी, और तब जाके पूरा एक नया वेव आया इंडस्ट्रियलाइजेशन का। वरना ये जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्री नहीं होती। तो अगर कोई ऐसा कहता है तो अज्ञानी है। चौधरी अजीत सिंह जी ने किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले लिए और उन बातों को यहाँ बताने की जरूरत नहीं, यहाँ के लोग जानते हैं उन चीज़ों को। किसानों में अब भी बहुत असंतोष है आपके भुगतान को लेकर। ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पे सरकार होने के बावजूद भी इतने बड़े मुद्दे को नहीं सॉल्व कर पाई? आंकड़े उठा करके देख लेना। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद 2 वर्षों में जितना गेहूं की खरीद, जितने गन्ने की खरीद, जितना गन्ने का भुगतान उन्होंने किया, इतने पिछले 15 वर्षों में नहीं हुआ। नंबर 1 बात। मेरे पास अभी आंकड़े नहीं है, पर इसको लेकिन आप वेरीफाई कर लेना। हमारे यहाँ गन्ने का भुगतान का वास्तव में एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन पिछले 20 वर्षों में ये पहला साल है जब गन्ने के भुगतान का 100% पहले साल का भुगतान हुआ है, पहली बार हुआ है। जितने कोऑपरेटिव मिल हैं सरकार के, सबका 100% भुगतान है। प्राइवेट में उसी की बात पर आ रहा हूँ। प्राइवेट की समस्या थी, और प्राइवेट में ऐसे ग्रुप जो बरसों से यही काम कर रहे थे, वो यही काम कर रहे थे। पहली बार हुआ है। हमारा मलकपुर का मोदी नगर का, जिसके मिल मालिक है मोदी, यूके मोदी, आपको मालूम भी हो, उन्होंने भुगतान किया है। उन्होंने भुगतान किया, ये पहली बार हुआ है। ये तो अब ये भुगतान क्यों हुआ है, इस समय पे क्यों हुआ, इस पे भी सवाल उठाया जा सकता है। इस पर सवाल ये खड़ा किया जा सकता है कि पहली बार बागपत को एक ऐसा सांसद मिला है जिन्होंने व्यापारियों के साथ कोई साठगांठ नहीं किया और जो किसानों के साथ खड़ा रहा। जो वादे किए गए थे पूरे नहीं हुए। यहाँ के स्थानीय सांसद ने यहाँ तक कह दिया था कि ये हाईवे बनेगा और साथ साथ यमुना के साथ साथ एक और ग्रीन एक्सप्रेसवे बनेगा, 14 दिन में भुगतान होगा। सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो हैं मलकपुर मिल के हैं पूरे प्रदेश में। मलकपुर मिल ने तो किए हैं ना, मलकपुर मिल के तो उन्होंने निकलवा लिए, जो भी क्या उन्होंने जिस तरह निकलवा का दिया? दबाव डाला। आपको 400 करोड़ का बकाया है, 11,000 बकाया तो निकलवाया, कुछ भी नहीं निकलवाया। फ्रैक्शन बकाया अगर तो आप सोचते हैं कि 2 साल पुराना पेमेंट दे देना किसान के साथ न्याय है, नहीं जयंत देखो, वो न्याय नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर जहाँ तक किसान के बकाये का सवाल है, ऐसा नहीं है कि ये बकाया आज का बकाया है। ये बकाया मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी सरकारों के पहले का बकाया, समाजवादी पार्टी के भी पहले का बकाया। नहीं, ये समस्या खड़ी हुई है बीजेपी के आने के बाद। आप कह रहे हैं कि आप आंकड़े देखिए, इतना बकाया तो कभी नहीं खड़ा हुआ। आंकड़ों से नहीं बताया जाएगा। आंकड़ों से हर गवर्नमेंट में भी किसानों का बकाया हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि ये बकाया एकदम से आप मुझे कहने देंगे तो मैं अपनी बात बिल्कुल। विदेशों से आपने 3 लाख टन चीनी सितंबर 2018 में क्यों मंगाई? वाई आर यू इम्पोर्टिंग शुगर? नहीं, बकाया तभी तो खड़ा हुआ है। क्या सरकार को जानकारी नहीं है कि यील्ड बढ़ गई है? सरकार को ये जानकारी नहीं है कि किसान जिस वैरायटी को आज बो रहा है गन्ने की, उसमें रिकवरी बढ़ गई है? तो जब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है, गलत है, तब पूरा ध्यान अगर सरकार का चीनी के दाम को कम रखने पे होगा और हम कहेंगे बाहर से चीनी मंगाओ। जो अगर आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा तो उसमें सपा का रिकॉर्ड भी देखा जाएगा, उसमें ये अखिलेश यादव का रिकॉर्ड भी देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी का कभी कोई प्रधानमंत्री तो बना नहीं है मेरे हिसाब से। तो रिकॉर्ड तो देखा जाएगा ना। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने अनुभवों के आधार पे और भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी को देखते हुए किसान पूरी तरह से आज महागठबंधन के साथ खड़ा है। बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई है, उसका किस तरह का इम्पैक्ट आप यहाँ देखते हैं? मैं भूतपूर्व सैनिकों के सम्मेलन में था, उससे पहले किसानों का सम्मेलन था। मैं एयर स्ट्राइक की बात नहीं कर रहा था, मैं बालाकोट की बात कर रहा था, मैं किसान सम्मेलन की बात कर रहा हूँ। किसान सम्मेलन में आवाज़ आई कि सर एयर स्ट्राइक के बारे में बोलो। वो ऐसा देश देखना चाहती, इतना बड़ा देश, और फिर भी आप देखिए कि हमारी मोदी सरकार आने से पहले इस देश के अंदर, मैं तो पुलिस वाला रहा हूँ, आपको मालूम है, हर साल कितने बम ब्लास्ट होते थे, कितने आतंकवादी हमले होते इस देश के अंदर होते थे। अभी नहीं हुए कोई आतंकवादी हमले जब से मोदी सरकार आई है, कश्मीर और पंजाब छोड़ करके। और ये लोग तो हमेशा बोलते थे, एलईटी वाले क्या बोलते थे, कश्मीर इज गेटवे टू इंडिया, कश्मीर इज गेटवे टू इंडिया। कभी हैदराबाद में करे, कभी बेंगलोर में करे, कोई चेन्नई में करे, कलकत्ता में करे। अब आप एक लार्जर असेसमेंट कर रहे हैं, तो जो कश्मीर की पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उस पे बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। उस पर बिल्कुल सवाल उठा सकते हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ।
इसको देश मानता है कि जब से मोदी सरकार आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, आंतरिक सुरक्षा में कितनी सुधार हुआ है तो मानोगे आप? आंकड़े नहीं बताते हैं, आंकड़े बताते हैं कि कितने लोग मारे जा चुके हैं, कितनी आप संख्या कश्मीर में की बात कर रही हो, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ बताइए आतंकवादी ना। हमले होते हैं वहीं उन्हीं की बात की मैं जाए। आपसे कह रहा हूँ कि 2014 से पहले पूरे देश में आप देखिए कि कितनी आतंकवादी घटना हुई, कितने नक्सलवादी की वो घटना हुई। आप मुझे आप हमें उस संबोधन की बात बता रहे थे जहाँ आप कह रहे हैं कि लोग जानना चाहते हैं लोग बालाकोट जानना की चाहते हैं, बालाकोट में जानना चाहते हैं, और लोग सब देखना चाहते हैं एक ऐसा देश। और उनके मन में कोई सवाल नहीं है जो बाकी जगहों पे छप रहे हैं सवाल कि आपने कितने आतंकवादी जो सवाल खड़े करते हैं उनको लोग कहते हैं वो देशद्रोही है। ये ऐसा वक्त है कि हम लोग कम से कम जो हमें अच्छी निगाह से नहीं देख रहे, उन्हें एहसास होना चाहिए कि हम उनसे निपटने के लिए तैयार हैं और एकजुट हैं। तो वो ठीक है, ये चीज़ें तो राजनीति इस पे इन विषयों पे नहीं होनी चाहिए। सवाल यही उठता है कि सरकार ने क्या इस देश के जवान और किसान को न्याय दिया है? ये ठीक है कि आपने 14 फरवरी के बाद आपने पाकिस्तान में क्या किया, उस पर कोई शक नहीं कर रहा, हम कोई सवाल नहीं कर रहे। सवाल ये है कि ये हमले हुए। आप पुलवामा की बात कर रहे हैं कि पुलवामा उसके पहले आपने देखा है कि ज़्यादा जवान पिछले 5 साल में शहीद हुए हैं, आतंकवादियों की संख्या बढ़ गई है, हमारे ज़्यादा नौजवान आज वैली में जो है आतंकवादियों के उस चुंगल में फंस रहे हैं। तो ये भी जवाबदेही सरकार की बनती है। और आज देश सुरक्षित नहीं है, इसे सुरक्षित नहीं मानेंगे आप। देखिए बस इतना है कि ढिंढोरा अच्छी तरह से पीट लेते हैं। हमारे जवान पहले भी जो है जवाब देते थे। अगर आप जवान का इस तरह से दुरुपयोग करोगे तो वो भी लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। वो कोई कठपुतली किसी के हाथ में नहीं है।